हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 भूगोल जो है उससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। और ये जितने प्रश्न हैं ये मॉडल पेपर के प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए जाता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं मॉडल पेपर से एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इन प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है कि डोवर पतन है। डोवर जो बंदरगाह है वो एक पैकेट बंदरगाह है या एक तेल पतन है या एक सवारी पतन है या एक नौसेना पतन है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि यह जो है एक पैकेट पतन का जो है उदाहरण है। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये पैकेट पतन, तेल पतन, सवारी पतन ये क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि पतन क्या होता है। पतन को बंदरगाह कहा जाता है। बंदरगाह का मतलब होता है कि वह भूमि या वह स्थान जहाँ पर समुद्री जलयान आकर या नाव आकर क्या होते हैं, लगते हैं। तो उस भूभाग को क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पैकेट पतन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जो पैकेट पतन जो है, पतन को बंदरगाह कहा जाता है। तो देखिए विशेष क्रियाकलाप के आधार पर जो है पतनों के निम्नलिखित 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, तो 5 वर्ग है। तो देखिए तेल पतन क्या होता है, यानी तेल वाला बंदरगाह। देखिए इस श्रेणी के पतन जो होते हैं शोधित तेल का परिवहन तथा नौ परिवहन का कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पर शोधित तेल का परिवहन किया जाता है। और इनमें से कुछ पतन जैसे कि वेनेजुएला में, माराकाइबो, ट्यूनीशिया में, एस्खीरा तथा लेबनान में त्रिपोली जो है ये टैंकर जो हैं पतन है। ये मतलब कि त्रिपोली यह जो है तेल पतन है। जबकि कुछ पतन जो है इराक के आबादन, ये तेल शोधन पतन होते हैं। ठीक है, तो तेल पतन में याद रखिएगा कि यहाँ से तेलों को क्या किया जाता है, शोधित तेलों का परिवहन किया जाता है। ठीक है, और वेनेजुएला में जो है माराकाइबो याद रखिएगा बंदरगाह जो है, ट्यूनीशिया में जो है एस्खीरा याद रखिएगा, और लेबनान में याद रखिएगा त्रिपोली। ये तेल पतन के उदाहरण हैं। और इराक में अबादन जो है ये भी तेल पतन के उदाहरण है। ठीक है, अब अगला देखिए। अगला पूछा जा सकता है मार्ग पतन के बारे में। तो देखिए मार्ग पतन या विश्राम पतन क्या होता है, नाम में ही छिपा हुआ है। इसमें समझिए, ऐसे पतन जहां जलयान पुनः ईंधन भरने, जल भरने तथा खाद्य सामग्री लेने के लिए लंगर डाला करते हैं, वे मार्ग पतन के रूप में जाने जाते हैं। यानी यहाँ जो जलयान है ईंधन भरने के उद्देश्य से, जल भरने के उद्देश्य से और खाद्य सामग्री लेने के उद्देश्य से यहाँ रुकते हैं। और ये जो पतन कहलाता है ये विश्राम पतन या मार्ग पतन कहलाता है। ये वे मार्ग पतन के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि देखिए अदन जो है ये मार्ग पतन के रूप में जाना जाता है। सिंगापुर जो है ये भी मार्ग पतन के रूप में जाना जाता है। होनोलुलु जो है ये भी मार्ग पतन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा मार्ग पतन के उदाहरणों को। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इन इलाकों में, इन बंदरगाहों के पास जलयान जो होता है ईंधन भरने के उद्देश्य से या जल भरने के उद्देश्य से या खाद्य सामग्री लेने के लिए रुकती है। ठीक है, अगला देखिए। जैसे कि पूछा भी गया था पैकेट पतन के बारे में। इसे फेरी पतन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इस श्रेणी के पतन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। यानी ये जो फेरी पतन होता है या पैकेट स्टेशन होता है, ये जो दो बंदरगाहों के आमने सामने वाला जो ये पतन जो होता है इसे पैकेट पतन कहा जाता है। और ये बहुत नज़दीक होते हैं। ठीक है, बहुत कम दूरियों के आसपास होते हैं। ठीक है, अब देखिए यह पतन स्टेशन जोरों में इस प्रकार अवस्थित मिलते हैं कि जलीय क्षेत्र के आर पार एक दूसरे के ये सामने होते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश चैनल के आर पार जो है इंग्लैंड में जो है डोवर पतन, अभी पूछा भी गया था कि डोवर पतन उदाहरण है किसका, तो पैकेट पतन का। तो ये डोवर कहाँ है, इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड में जो डोवर पतन है, फ्रांस में जो है कैलाइस नामक जो पतन है, ये किस पतन का उदाहरण है, तो पैकेट पतन का उदाहरण है। ये इंग्लिश चैनल के आर पार हैं। यानी इंग्लैंड में डोवर है और फ्रांस में क्या है, कैलाइस नामक पतन है। आप लोग जानते हैं कि डोवर जो पतन है ये यहाँ पर एक जो है
जल संधि है जिसे डोवर जल संधि कहते हैं, जो कि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से क्या करता है, जोड़ता है और इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। तो इंग्लैंड में जो है डोवर बंदरगाह है और फ्रांस में जो है कैलाइस नामक बंदरगाह है। याद रखिएगा, ये किस बंदरगाह के उदाहरण है, तो पैकेट बंदरगाह या पैकेट स्टेशन या फेरी बंदरगाह के उदाहरण है। इसे पतन के भी नाम से जाना जाता है। देखिए, आंत्रोपोपतन जो है इस श्रेणी के पतनों पर विभिन्न देशों से निर्यात हेतु लाई गई वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। उदाहरण के लिए जो है सिंगापुर एशिया के लिए, रोटरडम यूरोप के लिए। देखिए, उदाहरण के लिए आप लोग जानते हैं आंथ्रोपोपतन के बारे में कि इस श्रेणी के पतन पर विभिन्न देशों के निर्यात हेतु लाई गई वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। उदाहरण के लिए सिंगापुर जो है एशिया के लिए है और रोटरडम जो है यूरोप के लिए है और कोपेनहेगन जो है बाल्टिक क्षेत्र के लिए है। ये जो है ये आंध्र पतन के रूप में जाने जाते हैं। यानी यहाँ पर होता क्या है, तो निर्यात हेतु जो है लाई गई वस्तुओं का यहाँ संग्रह किया जाता है, यानी इसे इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो एशिया में सिंगापुर है और यूरोप के लिए रोटरडम है और कोपेनहेगन जो है बाल्टिक क्षेत्र के लिए है। ये जो है आंध्र पतन के उदाहरण है। ठीक है, अगला देखिए, नौसेना पतन के बारे में देख लीजिए। नौसेना पतन क्या होता है, तो देखिए इस श्रेणी के पतन जो होता है, इस श्रेणी के पतन युद्धक जलयानों की सेवाएं प्रदान करते हैं और इन जलयानों की मरम्मत की वर्कशॉप चलाते हैं। यानी नौसेना पतन यानी कि यहाँ युद्धक जलयानों की सेवाएं प्रदान की जाती है और जलयानों की मरम्मत की जाती है, तो इसे नौसेना पतन कहा जाता है। जैसे कि भारत में कोची और कारवार ऐसे ही पतन है, नौसेना पतन के उदाहरण हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है। आप लोग जानते हैं कि मक्का भी एक धार्मिक नगर है। मक्का वहाँ जो है जो कि मक्का मदीना में लोग मुस्लिम लोगों का एक धार्मिक स्थल है। ये वाराणसी जो है ये भी एक धार्मिक स्थल है। जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा का है ये भी एक धार्मिक स्थल है। लेकिन मुंबई कोई धार्मिक स्थल नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुंबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत का विशालतम धार्मिक समूह है। तो आप लोग जानते हैं कि भारत का विशालतम जो धार्मिक समूह है वो हिंदू है। जानते हैं कि भारत में जो हिंदुओं का प्रतिशत है, हिंदू लोगों का जो प्रतिशत है 80.46% है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। तो आप लोग जानते हैं कि भारत में प्रथम जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी और ये जो हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। 1872 में पहली जनगणना। पूछा जाए कि भारत में 10 वर्षीय जनगणना किसके समय में शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा कि 10 वर्षीय जो जनगणना जो शुरू हुआ था वो लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुआ था और 1881 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है 2011 के अनुसार जो है बिहार का है और 2001 के अनुसार जो है पश्चिम बंगाल है। तो वर्तमान 2011 के ही अनुसार इसमें पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिहार होगा। पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो सिक्किम का है। ठीक है, 1 किलोमीटर में वह 17 व्यक्ति मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ 1104 के आसपास मिलते हैं बिहार में। ठीक है, अगला देखिए। अगला देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्न नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाता है। निम्न नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाता है, तो देखिए ये अदिस अबाबा जो है ये नवीन पुष्प कहलाता है। चलिए अदिस अबाबा के बारे में कुछ बातें बताते हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अदिस अबाबा के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। देखिए, अदिस अबाबा जो है इथोपिया राष्ट्र का राजधानी नगर है। इथोपिया जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, तो उसकी जो राजधानी है क्या है, अदिस अबाबा है, जिसकी स्थापना जो हुआ था 1878 में की गई थी। अब देखिए, अदिस का अर्थ होता है नवीन और अबाबा का अर्थ होता है फूल या पुष्प। तो आप लोग जानते हैं अदिस अबाबा का जो अर्थ होगा कि शाब्दिक अर्थ क्या है, नवीन पुष्प। ठीक है, अब देखिए पर्वतीय घाटी में स्थित यह नगर इथोपिया के मध्य में स्थित है, अदिस अबाबा। और मरकाटो इस नगर का सबसे बड़ा बाजार है। अदिस अबाबा का जो सबसे बड़ा बाजार है मरकाटो है।
अब अगला देखिए, यह नगर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अदिस अबाबा इथियोपिया की जो राजधानी है। अदिस अबाबा के बारे में और एक बात जान जान लीजिए कि अदिस अबाबा जिबूती रेल मार्ग का यह नगर अंतिम रेलवे स्टेशन है, और बोले इस नगर का नवीन हवाई अड्डा है। ठीक है। अब देखिए, बहुकार्य, ध्यान से सुनिए, बहुकार्य संपन्न कराने के लिए इस नगर का तेजी से विकास हुआ है तथा इथियोपिया के मध्य में स्थित यह बृहद केंद्रीय नगर है। तो याद रखिएगा कि यह अदिस अबाबा कहाँ है, तो इथियोपिया में है। और यहाँ की सबसे जो बड़ा जो बाजार लगता है, सबसे बड़ा बाजार, वह मरकाटो है, इस नगर का सबसे बड़ा बाजार। और ये शिक्षा का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, केंद्र है। और ये पर्वतीय घाटी में स्थित है, इथियोपिया के बीच में। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि पैट्रिक गेडीज का संबंध है किससे, तो सन्नगर से जो है पैट्रिक गेडीज का संबंध है। तो चलिए सन्नगर के बारे में थोड़ा बातें जान लीजिए, सन्नगर क्या है, और नगरों के प्रकारों के बारे में जान लीजिए, तब आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, नगरीय बस्तियों के प्रकार के बारे में देख लीजिए। सामान्यतः नगरीय बस्तियों को उनके स्वरूप के आधार पर 8 भागों में बांटा जाता है, जिनका विवरण निम्नतः है। उसके जो स्वरूप के आधार पर जो है नगरों को जो है 8 भागों में बांटा गया है। चलिए देख लेते हैं, इसी में से हम लोग वो नगरों के बारे में देख लेंगे। देखिए, अनुमार्ग बस्ती के बारे में देखिए, इस बस्ती में सड़क पर आने जाने वाले लोगों के लिए चाय कॉफ़ी की एक दुकान होती है, जहाँ तेल जल मोटर गाड़ी के लिए मिल जाता है, जहाँ तेल जो है तेल या जल जो है मोटर गाड़ियों के लिए मिल जाता है। ये अनुमार्ग बस्ती की उदाहरण है। इस बस्ती में होता क्या है कि इस बस्ती में सड़क पर आने जाने वाले लोगों के लिए चाय कॉफ़ी की एक दो दुकानें होती है, और यहाँ पर तेल या जल जो है मोटर गाड़ियों के लिए मिल जाता है। अब देखिए, नगरीय पूर्वा या पल्ली देखते हैं अर्बन कॉलोनियों के बारे में। तो देखिए, इसमें 20 से क्या होता है, 150 मनुष्यों तक की जनसंख्या होती है इस प्रकार के नगरों में। यहाँ जो है डाक खाना, बैंक, डिस्पेंसरी, स्कूल, दुकानें आदि होती है। अब देखिए नगरीय गांवों के बारे में। तो देखिए, नगरीय गांवों के बारे में देखिए, ऐसी बस्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। नगरीय जो गांव जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है हमें, और इन्हें ग्रामीण नगर बस्ती कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें ग्रामीण नगर बस्ती कहते हैं। इसमें 150 से 500 तक की आबादी होती है। यानी कितना होता है आबादी, 150 से 500 की आबादी होती है। आगे देखिए, कस्बा के बारे में देखिए, इसकी आबादी 1500 से लेकर जो है 10,000 या इससे भी अधिक होती है कस्बा में। इसमें दुकानें होता है, मकान होता है, मंडियाँ होती है, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। मकान सड़कें और गलियाँ से सटी होती है, मकान जो होती है सड़कें और गलियों से सटी होती है कस्बा में, टाउन में। ठीक है। अगला देखिए, नगर के बारे में देखिए, तो नगर की जो जनसंख्या होती है वो 1 लाख से अधिक होती है। ठीक है। इस कारण इसे मिलियन सिटी कहते हैं, और यहाँ व्यापार, उद्योग, निवास के पृथक केंद्र होते हैं। ठीक है। अगला देखिए, महानगर के बारे में देखिए, इसकी जो जनसंख्या होती है वो 10 लाख से अधिक होती है, और यह थोक और व्यापार का यहाँ पर केंद्र होता है। यहाँ थोक एवं व्यापार का केंद्र होता है। अब यही जो है सन नगर जो है, जिसे पोलिस कहा जाता है, यह नगरीय विकास के से संबंधित वह क्षेत्र होता है। यह नगरीय विकास से संबंधित वह क्षेत्र होता है जहाँ दो अलग अलग नगर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जहाँ दो अलग अलग जो नगर हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कलकत्ता, दिल्ली आदि के नगर जो हैं, ये क्या कहलाते हैं, सन नगर के उदाहरण हैं। तो यही हमें से पूछा भी गया था, सन नगर के उदाहरण। ठीक है। आगे देखिए, मेगालोपोलिस जो है यह बृहद नगर है। पूछा गया है कि भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण है। तो देखिए, भारत में स्त्री प्रवास का जो मुख्य कारण क्या है, विवाह है। और पुरुष प्रवाह का मुख्य कारण क्या हो सकता है, आप लोग सोचकर बताएं। क्या हो सकता है, रोजगार। रोजगार के चक्कर में पुरुष क्या होते हैं, अपने आवास को छोड़कर किसी दूसरे जगह पर क्या होते हैं, जाकर रहते हैं। तो यही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। तो स्त्री प्रवाह जो है विवाह से होता है, और पुरुष प्रवाह जो होता है रोजगार के लिए होता है। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, पूछा गया है कि इसमें से बताना है कि किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो आप लोग जानते हैं केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक है, 91.93% है। ठीक है। और एक और बात समझिए, सबसे कम पूछा जाए तो बिहार की है। ठीक है, साक्षरता के मामले में यही याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
निम्न में से कौन छावनी नगर है? तो देखिए तो झरिया तो नहीं है, झरिया तो नहीं है, जमशेदपुर भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आंवला जो है एक छावनी नगर है। ठीक है, अम्बाला जो है एक छावनी नगर है। अगला देखिए, निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? तो इससे उससे पूछा है कि इनमें से कौन शैक्षणिक नगर है। तो अलीगढ़ भी शैक्षणिक नगर है, पिलानी भी शैक्षणिक नगर है, और रुड़की भी शैक्षणिक नगर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि लिबेरिका संबंधित है। तो लिबेरिका किससे संबंधित है? तो कॉफ़ी से संबंधित है। ये कॉफ़ी का एक प्रकार है लिबेरिका। लिबेरिका, अरेबिका और रोबास्ता, ये कॉफ़ी की 3 किस्में हैं। सबसे अच्छी किस्म का जो कॉफ़ी होता है वो अरेबिका होता है, याद रखिएगा। और कॉफ़ी की पहली जो खेती किया गया था, ये जो किया गया था कर्नाटक के बाबूदन की पहाड़ियों पर किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो आप लोग जानते हैं सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों जो मिलकर जो है देश का 80% सोयाबीन का उत्पादन करते हैं, लेकिन सबसे अधिक करता है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, सोयाबीन में क्या होता है? प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, पूछा गया है कि कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है, यानी कॉफ़ी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं कर्नाटक है। कर्नाटक का जो बाबूदन की पहाड़ी है वो कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और कहवा की कितने किस्म बताए हैं? तो 3 किस्म बताए हैं, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। सबसे अच्छा किस्म का कहवा याद रखिएगा अरेबिका होता है। ठीक है, देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि चाय का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं चाय के उत्पादन में जो सबसे अग्रणी राज्य है वो असम है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अमन तथा बोरो संबंधित है। तो देखिए, अमन तथा बोरो किससे संबंधित है? तो चावल से संबंधित है। ओस, अमन, बोरो जो है किससे संबंधित है? तो चावल से संबंधित है। ये पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है चावल के तीनों किस्म, ओस, अमन, बोरो। ठीक है, और चावल की किस्म है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है 1986 में लागू किया गया था, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि इनमें कौन मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो आप लोग जानते हैं इनमें से उड़ीसा जो है मैग्नीज का उत्पादन में अग्रणी है। जहाँ आप लोग ये भी जानते हैं कि 1 टन स्टील का उत्पादन करने में या बनाने में हमें 10 केजी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। मैग्नीज क्या है? ये एक धात्विक खनिज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि काकरापारा किस राज्य में स्थित है? तो काकरापारा आप लोग जानते हैं गुजरात के कहाँ है? सूरत में स्थित है। और मुद्रा थर्मल पावर प्लांट भी कहाँ है? गुजरात में ही है। सिक्का थर्मल पावर प्लांट पूछा जाए तो कहाँ है? गुजरात में ही है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पूछा गया है कि नरोड़ा प्रसिद्ध है। तो आप लोग जानते हैं नरोड़ा जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। और नरोड़ा जो थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पूछा गया है कि इनमें से कौन थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो आप लोग जानते हैं इनमें से कौन सा राज्य जो थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल है। और याद रखिएगा, मोनोजाइट का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? केरल ही करता है। और याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन झारखंड करता है। और झारखंड का कौन सा खदान करता है? तो सिंहभूमि में स्थित है जादूगोरा, वो सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर, आप लोग को इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? केरल होगा, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि मुंबई हाई क्यों है? मुंबई हाई क्या है? तो आप लोग जानते हैं मुंबई हाई क्या है? एक पेट्रोलियम क्षेत्र है। क्या है? एक पेट्रोलियम क्षेत्र है। चलिए मुंबई हाई के बारे में जान लीजिए। तो देखिए, ये अरब सागर से जो है 160 किलोमीटर जो है पश्चिम की इलाका में जो समुद्री इलाका है उसे क्या कहा जाता है? बॉम्बे हाई या मुंबई हाई कहा जाता है। यहाँ पर एक जलयान लगाया गया है जिससे पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। इस जलयान को कहा जाता है सागर सम्राट। और सागर सम्राट जो जलयान है इसको बनाने का कार्य किसने किया था? जापान ने किया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि मणिकरण प्रसिद्ध है। तो देखिए, मणिकरण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मणिकरण जो है भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। और भूतापीय ऊर्जा के लिए मणिकरण प्रसिद्ध है। और मणिकरण जो कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, पवन ऊर्जा के भारत में सर्वाधिक संभावना गुजरात और राजस्थान में है। और सौर ऊर्जा का भी सर्वाधिक संभावना गुजरात और राजस्थान में है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि बाबूदन की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग जानते हैं बाबूदन की पहाड़ी जो है कर्नाटक में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क की जो है बाबूदन की पहाड़ी पर एक केमान गुंडी जो खान है बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन चीनी उत्पादक में या उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो निम्नलिखित में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो आप लोग जानते हैं कि चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है महाराष्ट्र, लेकिन पूछा जाए गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तो यूपी। याद रखिएगा कि चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है महाराष्ट्र और गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है यूपी। और उसके बाद यही याद रखिएगा कि चीनी मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और उससे कम कहाँ है, यूपी। तो याद रखिएगा, ठीक है, इसमें डाउट में नहीं रहिएगा। चीनी उत्पादन में है महाराष्ट्र और गन्ना उत्पादन में कौन है, यूपी। यूपी भी इसलिए गन्ना का उत्पादन कम हो जाता है, गन्ना का उत्पादन अधिक होता है लेकिन चीनी का उत्पादन इसलिए कम होता है क्योंकि यूपी में जो है गन्ना जो है एक मौसमी फसल है और महाराष्ट्र में जो है यह जो है 12 मासी फसल है। ठीक है, कभी भी इसका उत्पादन किया जा जाता है और कभी भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। इसलिए महाराष्ट्र की जो मिलें हैं सालों भर चलती है और यूपी की मिलें मौसम के अनुसार चलती है और बंद हो जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है। तो आप लोग जानते हैं भद्रावती जो इस्पात संयंत्र है वो कहाँ है, कर्नाटक में है। अब देखिए बोकारो जानते हैं लौह इस्पात केंद्र जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में है। और दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र जो है ये किस राज्य में है, तो ये है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, बोकारो जो लौह इस्पात केंद्र जो है इसको रूस की सहायता से स्थापित किया गया था और दुर्गापुर जो लौह इस्पात केंद्र है इसे ब्रिटेन के सहारे स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है। तो आप लोग जानते हैं बड़ोदरा किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि ब्रटलैंड रिपोर्ट संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं ब्रटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो सतत विकास से संबंधित है। आप लोग जानते हैं सतत विकास क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि सतत विकास क्या है। विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसाधन का इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि वर्तमान जरूरतों के साथ साथ उस संसाधन को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से भी संरक्षित रखा जाता है या बचा कर रखा जाता है। तो यह विकास जो कहलाता है यह सतत विकास कहलाता है और यह विकास की जो विचारधारा है यह कहलाती है सतत विकास की अवधारणा। और इस अवधारणा को जो है ब्रटलैंड रिपोर्ट ने प्रकाशित किया था। ठीक है, दिया था। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि हरिके बांध किस राज्य में है। तो आप लोग जानते हैं हरिके बांध जो है पंजाब में है और इसी बांध के जरिए जो है इंदिरा गांधी नहर को जोड़ा जाता है। और इंदिरा गांधी नहर जो है संसार का सबसे लंबा नहर है और इस नहर का उपयोग राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों में कृषिगत भूमि को सिंचित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस नहर में जो है सतलज नदी और ब्यास नदी का जल का उपयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये संसार का सबसे लंबा नहर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी। तो आप लोग जानते हैं भारत में जो पहली रेल जो थी मुंबई से थाने वाले मार्ग पर चली थी। 16 अप्रैल 1853 को क्या होती है, पहली बार रेल चलाई जाती है और 1853 को चलाई जाती है। और ये भी बात आप लोग याद रखिएगा कि ये जो चली थी कितने किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर चली थी और मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी भारत में पहली रेल मार्ग। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ। तो आप लोग जानते हैं भारत में वायु परिवहन जो शुरू हुआ था 1911 में शुरू हुआ था इलाहाबाद से नैनी के बीच में। और इसका उपयोग किया गया था डाक सेवाओं के उपयोग के लिए इसका उपयोग किया गया था वायु परिवहन का। ठीक है, 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो आप लोग जानते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर को जो है कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ने का काम करता है, ये याद रखिएगा। ये पूछा गया है कि हजीरा किस राज्य में है। तो आप लोग जानते हैं हजीरा जो है किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है। किस राज्य में है, तो गुजरात में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गुजरात का पतन है। तो आप लोग जानते हैं कांडला जो बंदरगाह है किसका है, गुजरात का है। ठीक है, एनौर जो है तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में है, पारादीप जो है उड़ीसा में है, याद रखिएगा। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि मंगलौर पतन स्थित है। तो आप लोग जानते हैं मंगलौर पतन कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार का वहन होता है। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि अगर विदेशी व्यापार का वहन भारत में सबसे ज़्यादा होता है तो किस मार्ग के द्वारा होता है। तो आप लोग जानते हैं किस मार्ग के द्वारा हमारा जो व्यापार सबसे ज़्यादा होता है। तो आप जानते हैं कि भारत जो है तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए भारत में जो विदेशी जो व्यापार होता है सबसे ज़्यादा समुद्री मार्ग से होता है, क्योंकि इन मार्गों से भारी से ही भारी वस्तु का हम लोग परिवहन कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न पूछा गया है कि शहरी ध्रुव कोहरा जो है किस प्रदूषण से संबंधित है। तो शहरी ध्रुव कोहरा जो है वो इसका राइट आंसर होगा किस परिवहन से संबंधित है, तो ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
पूछा गया है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। आप लोग जानते हैं कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है, महानदी पर है। आप लोग जानते हैं महानदी कहाँ से निकलती है, तो सिवाहा से निकलती है। और हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड जो बांध है संसार का सबसे लंबा बांध है। इससे बहुत अधिक मात्रा में बिजली उत्पादित होता है। इससे जो बिजली उत्पादित होता है इसका उपयोग उड़ीसा करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद ध्यान से समझिए, कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है और गोदावरी नासिक से निकलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सूखा प्रवण क्षेत्र है। तो आप लोग जानते हैं गुजरात और राजस्थान सूखा प्रवण क्षेत्र है। तो इसमें देखिए दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया है, गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गुजरात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मक्का की पेटी कहाँ है। तो इसमें पूछा गया है मक्का की पेटी कहाँ है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है मक्का की पेटी है। यहाँ की जो मक्का होती है भारत की मक्का की तुलना में बहुत मीठी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। तो आप लोग जानते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद का जो दूसरा नाम जो है नव निश्चयवाद नाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है, यानी उसका ब्रांच नहीं है। तो आप लोग जानते हैं लिंग भूगोल जो है ये भी समाज के बारे में बताता है। ये व्यवहारिक भूगोल ये समाज के व्यवहार के बारे में बताता है। चिकित्सा भूगोल ये समाज के चिकित्सक मतलब कि स्वास्थ्य के बारे में बताता है। लेकिन संसाधन भूगोल जो है ये सामाजिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संसाधन भूगोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है। तो आप लोग जानते हैं जनसंख्या परिवर्तन का घटक जन्म भी है, मृत्यु भी है, प्रवास भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है। तो आप लोग जानते हैं विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या जो है चीन की है, बुक के अनुसार, ये याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरे सेकंड स्थान है भारत का, दूसरा स्थान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा संबंध विकास का संबंध किसी से, अच्छा इनमें विकास का संबंध किसी से है। तो गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था। यानी कि पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक को पहली बार कब प्रकाशित किया गया था। तो 1990 में किया गया था। याद रखिएगा कि मानव विकास सूचकांक जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एचडीआई कहते हैं। और एचडीआई को जो है एचडीआई जो रिपोर्ट है इसको जारी करता है यूएनडीपी। और यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी का पूरा नाम पूछा जाए तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और आप लोग जानते हैं एचडीआई को सबसे पहले प्रकाशित किसने किया था, सबसे पहले तैयार किसने किया था। तो भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक। और इसके जानते हैं कितने सूचक हैं। तो इसके 3 सूचक हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। इसके 3 सूचक हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। और इसका पैमाना पूछा जाए तो कितने पैमाना है, तो 2, 0 से 1 के बीच। और इस पूछा जाए कि एचडीआई के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो नॉर्वे है। कौन सा है, नॉर्वे है, भारत का। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो सेवाएं जो है तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। खाद्य प्रसंस्करण जो है ये प्राथमिक क्रिया से संबंधित है। खनन भी प्राथमिक क्रिया से संबंधित है। कुटीर उद्योग जो है द्वितीय क्रिया से संबंधित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि इनमें से जो है विशेषक भी पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है, निर्णयकर्ता भी पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है, परामर्श दाता भी जो है पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि कोल खोज उदाहरण है। पूछा गया है कि कोल खोज जो उदाहरण है किसका उदाहरण है। तो सामूहिक कृषि का उदाहरण है। सामूहिक कृषि का जो उदाहरण है कोल खोज है। और सामूहिक कृषि का प्रचलन किस देश में है, तो रूस में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वेल्ड कहाँ है। तो देखिए पूछा गया है कि वेल्ड कहाँ है। तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका में जो है वेल्ड पाया जाता है, ठीक है। अब अगला देखिए अंगूर की खेती संबंधित है। पूछा गया है कि अंगूर की खेती जो है संबंधित है किस मानसून के लिए। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है अंगूर की खेती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पूछा गया है कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जानते हैं कर्तन दहन कृषि को भारत में झूम खेती के नाम से, स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए मिल्पा जो है मलेशिया में इस झूम खेती को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। और लदांग जो है इंडोनेशिया में झूम खेती को लदांग के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि इन वृक्षों में किससे च्युइंगम संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं जेपोटा वृक्ष जो है इससे च्युइंगम निकाला जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सैफील्ड जो है औद्योगिक केंद्र अवस्थित है किस देश में। तो सैफील्ड जो है औद्योगिक केंद्र अवस्थित है ग्रेट ब्रिटेन में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि जर्मनी का रूट क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है, आप लोग जानते हैं पेरिस को इस्तांबुल से ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
पनामा नहर की लंबाई पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं पनामा नहर की लंबाई कितना है, 72 किलोमीटर है। और आप लोग जानते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करने वाला जो नहर है वो पनामा नहर ही है, ठीक है। पनामा नहर पर अभी नियंत्रण किसका है, अमेरिका का है, ठीक है। अगला देखिए पूछा जाए कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जुड़ने वाला जो नहर है यही पनामा नहर ही है, ठीक है। देखिए प्रश्न पूछा गया है, अभी हम लोग देखे भी पनामा नहर जोड़ता है। तो आप लोग जानते हैं अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जुड़ने का कार्य करता है। पनामा नहर की कुल लंबाई जो है 72 किलोमीटर है और ये जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करता है और इस पर नियंत्रण किसका है, अमेरिका का है, ये याद रखिएगा। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि पोर्ट सईद कहाँ है। तो आप लोग जानते हैं मिस्र में जो है पोर्ट सईद स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट की जो अवधि है वो क्या है। तो 1951 से 1981 वाला जो समय है ये जनसंख्या विस्फोट के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। अगला देखिए नहर के सहारे किस प्रतिरूप की वस्तु मिलती है। अच्छा, नहर के सहारे किस प्रकार की प्रतिरूप की वस्तु मिलती है। तो नहर के सहारे मिलेगा तो एक राखी की मिलेगा, कैसा मिलेगा, तो राखी की मिलेगा, ठीक है। अगला देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात क्या था। तो आप लोग जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात जो है 943 था। और भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाए तो कौन सा होगा, केरल होगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाए तो कौन सा होगा, हरियाणा होगा, याद रखिए। बिहार में पूछा जाए कि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो जिला होगा वो कौन सा है, तो गोपालगंज है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला पूछा जाए तो पटना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो आप लोग जानते हैं कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि रबर किस प्रकार की कृषि से संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं रोपण कृषि से संबंधित है। रबर, चाय, कहवा, ये जो जो फसलें हैं ये किससे संबंधित है, तो रोपण कृषि से संबंधित हैं, ठीक है। अगला देखिए पूछा गया है कि ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है। पूछा गया है कि ग्रेट लेक्स जो जलमार्ग है वो किस महादेश से संबंधित है, तो उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में अमेरिका। देखिए पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है। तो आप लोग जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका में जो है वेनेजुएला जो है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन वेनेजुएला ही करता है। तो एक बात सुनिए, वेनेजुएला जो है ओपेक का एक सदस्य है। ओपेक क्या है, तो ओपेक का मुख्यालय जो है वियना है। ओपेक का पूरा नाम क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ इसका पूरा नाम है, ठीक है। ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक नगरीय समस्या है। तो आप लोग जानते हैं इनमें से कौन सा एक नगरीय समस्या है, तो मलिन बस्ती, पेयजल की कमी, वायु प्रदूषण, इनमें से सभी जो है नगरीय जो है समस्या है, नगरीय बस्ती का समस्या है। आगे देखिए मेफिस जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग जानते हैं मेफिस जो है मिसिसिपी जो कि उत्तरी अमेरिका की एक नदी है, वो उस नदी के किनारे जो है मेफिस जो है स्थित है। और मिसिसिपी जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदियों में से एक है। अगला देखिए कालाहारी मरुस्थल पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि कालाहारी जो मरुस्थल है वो किस महादेश में स्थित है, तो अफ्रीका महादेश में स्थित है कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए बोत्सवाना, नामीबिया, इन इलाकों में फैला हुआ है वो। देखिए मणिपुर की राजधानी पूछा है, तो छोटा सा प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो इम्फाल है। असम का दिसपुर है। और मेघालय का क्या है, शिलांग है। और सिक्किम का क्या है, गंगटोक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में और उन प्रश्नों को देखेंगे। और देखिए इस तरह का वीडियो हम प्रतिदिन लाते रहेंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग वीडियो